बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, आप जानते हो कि किडनी में यूरिन बनता है और सारे वेस्ट जो है वो वाया यूरिन जो है वो ब्लड में से अलग किया जाता है। अब ये कैसे होता है? इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा, ये 3 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप होता है, उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड फिल्टर होगा कि जो ब्लड किडनी को आता है वो ये सारे का सारा काम किडनी के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। अब ये नेफ्रॉन कैसे परफॉर्म करेगा इसको हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, पहली बात मैंने आपको कही कि ये सारे का सारा काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। अब नेफ्रॉन को ब्लड की सप्लाई जो आती है वो आती है बेटे ए फॉर एफरेंट आर्टियोल से, और ई फॉर एफरेंट आर्टियोल से साफ खून निकल जाता है। ये ब्लड प्लस वेस्ट होता है इसमें, ठीक हो गया। इसमें जो एंटर होगा इसके अंदर सिर्फ ब्लड होगा, वेस्ट जो है बेटे वो यहां से गुजर कर इधर आ जाएगा, सारे का सारा वेस्ट। अब देखो, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें, हमारा जो ब्लड है ना, देखिए ब्लड में, हमारे ब्लड में क्या क्या चीज है, मैं इसकी थोड़ी सी तफसील हम पढ़ते हैं। हमारे ब्लड के अंदर जो है बेटे वो क्या क्या चीजें, हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स है जिसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है ना, ये ब्लड सेल्स हैं। नंबर 2, हमारे ब्लड में प्लाज्मा है जिसको आप ब्लड प्लाज्मा कहते हो। इस ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें लार्जर प्रोटीन है, प्रोटीन्स, ठीक है ना। लार्जर प्रोटीन्स में आप जानते हो एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, ठीक है ना, ग्लोबुलिन ये प्रोटीन है। स्मॉलर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स है जो कि बेसिकली अमीनो एसिड होते हैं, ठीक हो गया। ये मैं बता रहा हूं कि हमारे ब्लड में क्या क्या कुछ है। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज नेफ्रॉन फिल्टर करेगा, कौन सी चीज नेफ्रॉन फिल्टर नहीं करेगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, हमारे पास मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज है, हमारे पास कुछ विटामिन्स भी हैं और बहुत सारा पानी है, वाटर, बहुत ज्यादा वाटर है हमारे पास। ये सारा कुछ है हमारे ब्लड के अंदर। मतलब ए फॉर एफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड एंटर हो रहा है उसमें ये सब कुछ है जो कि अभी मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया, ये सब कुछ है। अब देखिए बेटा, यहां पर जो फिल्ट्रेशन होती है ना वो बेसिकली यहां पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैं आपको वो पोर्स दिखाता हूं, ये देखिए, ये पोर्स है, ये बेसिकली ये गैप्स है, ये ग्लोमेरुलस के दरमियान में और ये बोमेन कैप्सूल के सेल्स के दरमियान में ये गैप्स है। तो जिन पार्टिकल का साइज इन पोर्स और इन गैप्स से छोटा होगा वो क्रॉस कर देंगे और वो ब्लड कैपिलरी से क्रॉस करके बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे, और जिनका साइज इन गैप्स या इन पोर्स से बड़ा होगा वो ब्लड में वापस चले जाएंगे, ठीक हो गया। सर देखते हैं, देखो कंपोनेंट्स में मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसके अंदर जो हमें जो चीज सेपरेट करनी है मेजर तौर पर बेटे वो वेस्ट है। वेस्ट किसी भी शक्ल में हो सकता है, यूरिया, यूरिक एसिड, हमारे अंदर ज्यादातर जो है बेटा वो यूरिया की शक्ल में होता है, अमोनिया भी होता है थोड़ा बहुत, नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन मोस्टली हम यूरिया की शक्ल में अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। ये इनके पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, ये सारे के सारा निकल जाएगा। देखिए आएगी ये चीजें, इनमें जो आरबीसीज हैं, इनमें ये जो आरबीसीज है मैं अभी आपको बताता हूं, इनमें जो आरबीसीज हैं ये वाले हिस्से, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाले हिस्से जो है बेटा ये बिगर साइज है, इनका साइज बड़ा है। आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का, प्लेटलेट्स का, बिगर प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, इनका साइज बड़ा है, ये फिल्टर नहीं होते। लेकिन फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है ये फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होने का मतलब है कि ये भी ब्लड के थ्रू जो है बेटा वो यहां आ जाएंगे। यहां यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और वाटर तो आता ही आता है, साथ में ये जो यूजफुल सब्सटेंस है,
यूजफुल सब्सटेंस जिसके अंदर जो है बेटा वो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और जो कुछ वाइटामिन है वो भी आ जाते हैं। इससे यहां से पता लगता है कि ये जो फिल्ट्रेशन है बेटे ये नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है। ये कौन सी फिल्ट्रेशन है? ये नॉन सिलेक्टिव है, क्योंकि कुछ जरूरतमंद चीजें भी जो है बेटा वो यहां पर आ रही हैं, फिल्टर हो रही हैं। वो तो नहीं होनी चाहिए थी, वो तो ब्लड को चाहिए, ब्लड के साथ यहां से चली जानी चाहिए थी। जैसे आरबीसी चला गया, जैसे डब्ल्यूबीसी चला गया, जैसे बिगर प्रोटीन चली गई, उनका साइज बड़ा था, वो तो फिल्टर नहीं हुई, वो वापस चली गई ब्लड के। लेकिन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह वो बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर होकर आ गए। यहां से पता चला ये नॉन सिलेक्टिव है। ये वापस हो जाएंगे, बाद में वापस होंगे, लेकिन अभी ये फिलहाल फिल्ट्रेट के साथ जो है वो क्रॉस करके हमारे बोमेन कैप्सूल में अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक बड़ा कॉमन आस्किंग क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब देता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, पहले तो सवाल लिखता हूं कि सवाल क्या है। सवाल यह है बेटा कि व्हाई ओनली द फिल्ट्रेशन अकर इन ग्लोमेरुलस। देखिए, ब्लड कैपिलरीज तो हमारी बॉडी में बहुत सारी है, ब्लड कैपिलरीज तो हमारी बॉडी में बहुत सारी होती है। फिर फिल्ट्रेशन सिर्फ जो है वो देखें, व्हाई ओनली फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन ग्लोमेरुलस। बड़ा ही कॉमन आस्किंग क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देता हूं आपको कि सिर्फ फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में ही क्यों हो रही है। देखिए बेटा, फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में ही क्यों हो रही है, उसकी वजह आपकी बुक ने लिखी है। वजह बॉडी में बहुत सारी कैपिलरीज हैं, वहां क्यों नहीं हो रही, सिर्फ यही क्यों हो रही है। देखिए, पहली वजह जो आपकी बुक ने लिखी है, फिर मैं उस वजह के ऊपर डिटेल से आगे बहस करूंगा। नंबर 1, पहली वजह कि ये जो ग्लोमेरुलस है वैसे ये पोरस होती है, ये कैपिलरीज पोरस होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पोर्स पाए जाते हैं। पहली वजह ये। दूसरी वजह, यहां पर फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है जो बाकी जगहों पर नहीं पाया जाता। ये 2 वजूहात है, फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है और ग्लोमेरुलस पोरस होता है। ये 2 वजूहात आपकी बुक ने लिखी है। अब मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये फिल्ट्रेशन प्रेशर क्यों पैदा होता है, बाकी जगहों में ये फिल्ट्रेशन प्रेशर क्यों नहीं है, यहां पर ही फिल्ट्रेशन प्रेशर क्यों है। इसकी मैं आपको जो है बेटा लॉजिकल बात करता हूं आपको। देखें, अगर आप रेफरेंस बुक्स को पढ़े, आप ना पढ़े, मैंने पढ़ी है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, आपको बता देता हूं। देखें, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने पढ़ ली है, मैं आपको जो है बेटा विद रेफरेंस जो है बेटा वो बातें बता देता हूं। देखिए, जब आप रेफरेंस किताबों को पढ़ते हैं तो वहां से आपको 2 वजूहात इसकी नजर आती है। पहली वजह फिल्ट्रेशन प्रेशर की, देखो ये जो AFR एफरेंट आर्टरियोल है ना, देखिए मैं बताता हूं। पहली वजह ये, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बेटे होता है वाइड, यानी ये चौड़ा होता है, ज्यादा चौड़ा होता है, ज्यादा स्पेस होती है। और ये जो EFR एफरेंट आर्टरियोल है ये नैरो है, ये नैरो है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल इससे प्रेशर के ऊपर फर्क पड़ेगा। देखो, AFR एफरेंट आर्टरियोल के वाइड होने से, चौड़ा, तो ज्यादा खून एंटर होगा, लेकिन EFR एफरेंट आर्टरियोल क्योंकि नैरो, कम ब्लड वापस जाएगा, यानी आ ज्यादा रहा है जा कम रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहां पर ज्यादा प्रेशर, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, जिससे ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होता है। एक वजह यह है, क्या है कि EFR एफरेंट आर्टरियोल जो है वो नैरो है और AFR एफरेंट आर्टरियोल वाइड है, जिससे ज्यादा ब्लड आ जाता है, निकल कम पाता है। ज्यादा ब्लड के आ जाने की वजह से प्रेशर बिल्टअप हो जाता है और वो ब्लड फिल्टर हो जाता है, यहां से यहां चीजें फिल्टर होके आना शुरू हो जाती है। ये एक रीजन है। दूसरी रीजन देखो, दूसरी रीजन समझनी पड़ेगी आपको, मैं समझाता हूं आपको, कोई इशू नहीं है, आपको दूसरी रीजन भी समझ आ जाएगी। दूसरी रीजन क्या है, देखिए बेटा, दूसरी रीजन यह है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 14 याद हो, वहां पर ब्लड वेसल्स की तरतीब है कि देखो बेटे, सबसे पहले आर्टरीज होती है, पढ़िए ना आपने, फिर आर्टरीज बदलती हैं आर्टरियोल्स में, क्लियर, फिर आर्टरियोल्स बदल जाते हैं कैपिलरीज में, पढ़ा ना आपने, फिर कैपिलरीज बदलती हैं वेनियोल्स में, वेनियोल्स बदल जाते हैं वेन में। ये तरतीब होती है।
हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ी है। लेकिन ये कैसी कैपिलरीज हैं जो इस तरतीब को फॉलो ही नहीं कर रही? कैसे? देखो, इसके अंदर आपने नोट किया कि पहले ए फॉर एफरेंट आर्ट्रियोल आया, यानी पहले आर्ट्रियोल आया, फिर कैपिलरीज आई यानी ग्लोमेरुलस, और फिर आर्ट्रियोल आ गया। वेनियोल आने के बजाय फिर से आर्ट्रियोल आ गया। यहां तो वेनियोल आता ना कैपिलरी के बाद, यहां तो फिर कैपिलरी के बाद। देखो ये कैपिलरी जो है ये ग्लोमेरुलस है। नेफ्रॉन के केस में ये ए फॉर एफरेंट है और ये ई फॉर एफरेंट। आप नोट करें, ये यहां पर थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है, यहां पर थोड़ी सी जो है बेटा वो स्पेशलिटी है कि नॉर्मल बाकी बॉडी में बेटा आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज फिर वेनियोल आते हैं, दोबारा आर्ट्रियोल नहीं आते, सिर्फ यहीं ऐसा है। ग्लोमेरुलस के केस में जो है बेटा वो ऐसा है कि पहले आर्ट्रियोल है, फिर कैपिलरी है, फिर आर्ट्रियोल है। इससे क्या होता है? देखो बेटा, ये जो आर्ट्रियोल्स जो ब्लड वेसल्स की जो टाइप होती है, इसमें कंस्ट्रिक्शन जो एबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना? कंस्ट्रिक्शन एबिलिटी इसके अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है कि जब ब्लड इस एरिया में आएगा, खून आएगा, तो ये दोनों आर्ट्रियोल बेक वक्त कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। जब दोनों सुकड़ जाएंगे तो इस एरिया में जो ब्लड का जो प्रेशर है वो एकदम से बढ़ जाएगा, एकदम से प्रेशर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा जब दोनों आर्ट्रियोल्स एक ही वक्त में सुकड़ेंगे। ये जो प्रेशर एकदम से क्रिएट होगा, ये प्रेशर जो है बेटा वो सबब होता है कि ये सारे का सारा जो कंटेंट है उसके ऊपर फोर्स बिल्टअप होगी और वो पोर्स को क्रॉस करके जो है बेटा वो बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। ये दो वजूहात होती है यहां पर फिल्ट्रेशन प्रेशर की। और एक बात आपकी बुक की मैं नफी करने लगा हूं, वो क्या? आपकी बुक बोलती है, जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर, ये आपकी बुक की बात लिखी है कि ग्लोमेरुलस पोर्स होते हैं। देखो बेटा, पोर किस सेल के अंदर होते हैं, सेल के दरमियान में जो एरिया होता है ना उसको पोर्स नहीं कहा जाता, उसको गैप्स कहा जाता है। ठीक है ना? ये आप देखो, दीज आर गैप्स, गैप्स, ये गैप्स होते हैं, पोर्स नहीं होते। देखा ना, ये गैप्स। तो मतलब बोमेन कैप्सूल और जो है बेटा वो ग्लोमेरुलस में गैप्स होते हैं, पोर्स नहीं होते। पोर्स का वर्ड गलत यूज हुआ, तो बहरहाल आपकी बुक ने लिखा है तो दैट्स व्हाई हमने भी उसको पोर्स बोला। लेकिन ये जो है आप डायग्राम में देख सकते हो, ये ग्लोमेरुलस के सेल हैं ये वाले, और ये सारे बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के सेल को कुछ बुक्स में लिखा जाए पोडोसाइट्स, पांव की तरह के होते हैं ये। ठीक है ना? जैसे फिंगर्स होती है ना हमारी, ये उंगलियां, हाथ, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस वजह से इसके सेल्स को पोडो का मतलब होता है फीट, पोडोसाइट्स का मतलब होता है सेल के, पांव की तरह के सेल जो है बेटा वो बोमेन कैप्सूल के होते हैं। चले मैं दिखाता हूं, ये देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से। तो ये वो एरिया वॉल्यूम है जहां पे सारे का सारा लिक्विड जो है वो जमा होगा। मैंने आपको कहा था ना कि पार्टिकल साइज की बुनियाद के ऊपर फिल्ट्रेशन होता है। देखो, जो पार्टिकल साइज में छोटे हैं वो फिल्टर होकर यहाँ आ गए, जो पार्टिकल साइज में बड़े हैं वो वापस ब्लड के थ्रू ई फॉर एफरेंट आर्ट्रियोल से वो चले गए। चले, यहां पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है बेटे वो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद अभी मैंने कहा कि जनाब अमाइनो एसिड, जनाब कुछ ग्लूकोज, कुछ जो है बेटा वो वाइटामिन भी आ गए, तो जिसकी वजह से हमने फिल्ट्रेशन को नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन बोल दिया। देखो बेटा, अब ये जो यूजफुल सब्सटेंस आ गया इनको वापस ब्लड में जाना है, उस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। कि ये जो यूजफुल सब्सटेंस का दोबारा ब्लड में जाना, इसको रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और ये रीअब्जॉर्प्शन होती है बेटे पीसीटी में। ये केमिकल की बेशतर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होती है। लूपोफेनले में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, कि अगर आपकी बॉडी को पानी चाहिए, आपकी बॉडी को साल्ट चाहिए, और जो कि इसमें आ गया, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन लूपोफेनले से होती है। लेकिन ये जो यूजफुल सब्सटेंस है, विटामिन, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स वगैरह, ये रीअब्जॉर्ब होंगे वाया पीसीटी, जिसको जो है बेटा वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कहा जाता है। ठीक है? चल मैं ये भी बताता हूं आपको। अब ये देखो, ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? ये एरिया आप जो है, चल मैं दिखाता हूं। देखें बेटा, क्या होता है, यहां पर जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, और ये पीसीटी से चीजें चली जाती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर सारी की सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। आखिरी स्टेप इसका होता है बेटे सक्रीशन। सक्रीशन होता है, कुछ केमिकल्स सक्रीट होते हैं डीसीटी से। ठीक है ना? मैं डायग्राम आपको दिखाई थी, दोबारा दिखाता हूं। ये देखेंगे, डीसीटी और ये काम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में होता है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में ये काम होता है। ठीक है ना? क्या होता है कि ब्लड की, देखिए दोबारा वजह बता रहा हूं,
ब्लड की और यूरिन की पीएच को एडजस्ट करने के लिए सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है कि डीसीटी या ब्लड ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज डीसीटी में कुछ प्रोटॉन्स या अमोनियम आयन रिलीज करती है। अमोनियम आयन बेसिक होते हैं, प्रोटॉन एसिडिक होते हैं। जब जो है बेटा ब्लड की पीएच डिस्टर्ब होने लगती है, ब्लड की पीएच जब कम होने लगती है यानी एसिडिक होने लगते हैं, तो वो प्रोटॉन यूरिन में डालना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड की पीएच ऊपर आना शुरू हो जाती है। और जब ब्लड की पीएच बढ़ना शुरू करती है तो अमोनियम आयन रिलीज करना शुरू कर देगा, पीएच नीचे। तो बेसिकली बफर एक्शन के लिए ये जो है सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। ये इसका मकसद होता है कि पहली प्रायोरिटी पर ब्लड की पीएच को हम एडजस्ट कर लें। ब्लड की पीएच को एडजस्ट करने के लिए प्रोटॉन्स या अमोनियम आयन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से डीसीटी में आ जाते हैं, और फिर ब्लड की पीएच जब एडजस्ट हो जाती है फिर यूरिन की पीएच के एडजस्टमेंट का भी वर्क यहां पर होता है। अगर ब्लड की पीएच एडजस्ट है तो फिर यूरिन की पीएच को भी एडजस्ट किया जाता है। उसको कोशिश की जाती है कि यूरिन की पीएच एसिडिक ना हो, तो प्रोटॉन वापस भी जाते हैं। को ट्रांसपोर्ट टाइप का सिस्टम जो है बेटा वो होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन जब हो जाते तो यहां पर यूरिन फॉर्मेशन का जो स्टेप है वो बेटा मुकम्मल हो जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, आपने बड़ी तवज्जो देके बेटा मेरा ये लेक्चर सुनना है। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आपने जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछना है, मैं उसका जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।